हेलो स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताऊंगा। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। भाग 4 यह जो नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्यों को दिए गए निर्देश हैं कि राज्य या राज्य सरकारें कानून बनाते समय, प्रशासन करते समय, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते समय इस नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। जैसा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में काफी अंतर है। मौलिक अधिकार जो होता है वो बात योग्य होता है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में शरण ले सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वह न्याय योग्य नहीं है। यदि कोई भी सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो उसके विरुद्ध कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। लेकिन ये उसका नैतिक दायित्व होता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो प्रावधान दिए गए हैं वह प्रशासन करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए उसको सुनिश्चित करे, अपनी योजनाओं में, अपनी नीतियों में लागू करे। मौलिक अधिकार जो है वह राज्यों के लिए निषेधाज्ञा है। मौलिक अधिकार के संबंध में या ऐसे अधिकार या ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार का हनन करती है, राज्य इसमें कानून नहीं बना सकते हैं। यानी कि राज्य मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून या नीति या विधेयक नहीं बना सकते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह राज्य लागू कर सकते हैं, यह अपनी घोषणाओं में लागू कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिया गया है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में, और अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसके विरुद्ध कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं। यह राज्य का नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व है राज्य उसको पूरा करे या न पूरा करे। तो यह अनुच्छेद 38 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। तो हम देखते हैं कि चुनाव के समय हर राजनीतिक दल घोषणा पत्र में कुछ नीतियां तैयार करते हैं, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, गरीबों के लिए कल्याण, स्त्रियों के लिए विशेष सुविधाएं देना, गरीबों के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। जो भी वह मैनिफेस्टो में तैयार करते हैं वह नीति निर्देशक तत्वों से मिलता जुलता रहता है। यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने 1937 में सबसे पहले आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया। इस आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हुए 1935 में भी हमारे भारतीय संविधान में भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान था। लेकिन यह नीति निर्देशक तत्व केवल गवर्नर जनरल और राज्यों के गवर्नर के लिए बनाए गए, गवर्नर को निर्देशित किया गया था। यानी कि यह राज्यों को नहीं दिया गया था, यह गवर्नर जनरल और राज्य के राज्यपाल को दिया गया था, गवर्नर को दिया गया था कि वह नीतियां बनाने में, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में इन नीति निर्देशक तत्वों का समावेश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्यों के द्वारा लागू किए जाते हैं। भाग 4
भाग 4। तो आइए हम अनुच्छेदवार आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 38 से लेके अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अनुच्छेद 36 को हमने बता दिया। 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। और अनुच्छेद 38 में यह कहा गया है कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं आय, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर की सुविधाएं तथा असमानता समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 38 में यह लिखित है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह सभी नागरिकों के बीच आय, प्रतिष्ठा और अवसर के सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा। सभी नागरिकों को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा नागरिकों में जो असमानता होगी वह असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और अनुच्छेद 39 के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। यह क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अनुच्छेद 39(1) में यह कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन राज्य उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39(2) में है राज्य भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण करेगा। यानी कि राज्य क्या है? भौतिक साधन, जितने भी भौतिक साधन हैं उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित होगा, क्योंकि यदि व्यक्ति का नियंत्रण स्थापित होगा तो राज्य में असमानता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए राज्य का यह दायित्व होगा कि राज्य में जितने भी भौतिक साधन होंगे उसका स्वामित्व करेगा और नियंत्रण स्थापित करेगा और सबको उनके योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करा सकेगा। यानी कि जो भौतिक संसाधनों का वितरण है वो समानता के आधार पर राज्य के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 39(3) में 39(3) अनुच्छेद 39(3) में यह लिखित है कि राज्य संपत्ति और उत्पादन के साधनों का पर नियंत्रण। अनुच्छेद 39(3) कहता है कि राज्य संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर इस प्रकार नियंत्रण करेगा कि उसका केंद्रीकरण न हो, यानी कि एक व्यक्ति के हाथों में या कुछ व्यक्तियों के हाथों में निहित न हो। क्योंकि यदि राज्य की संपत्ति या भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसी कुछ व्यक्तियों के हाथों में निहित हो जाएगी तो वह उस साधनों का उपभोग स्वार्थ के अनुरूप करने लगेंगे और इस तरह से हमारे समाज में असमानता व्याप्त हो जाएगी। फिर वही व्यवस्था आ जाएगी, सामंतवादी प्रणाली की तरह से फिर वही व्यवस्था आ सकती है। इसलिए राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों, संपत्तियों पर इस प्रकार से नियंत्रण करे कि उसका केंद्रीकरण न हो, एक व्यक्ति के हाथ में पूंजी इकट्ठी न हो। अनुच्छेद 39(4) राज्य, अनुच्छेद 39(4) कहता है कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करेगा। यानी कि राज्य
स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि स्त्रियों को कम वेतन, पुरुषों को अधिक वेतन, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के द्वारा उपलब्ध किया जाएगा, राज्य के द्वारा दिया जाएगा। अनुच्छेद 39(5) कि स्वास्थ्य की राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा और सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग होने से रोकेगा। कभी कभी देखते हैं कि होटल, रेस्तरां या विभिन्न प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में छोटे छोटे बालक कार्य करते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो सुकुमार बालक होते हैं, जो 14 वर्ष से कम के बालक होते हैं, तो वह कार्य करते हुए नजर आते हैं। राज्य का यह दायित्व होगा कि उस प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण करे, उस प्रतिष्ठानों के ऊपर कार्रवाई करे कि जो बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग करते। अनुच्छेद 39(6) यह कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के शोषण से रक्षा करेगा। व्यक्तियों के नैतिक या भौतिक परित्याग से सुरक्षा करेगा। राज्य सभी नागरिकों का शोषण से रक्षा करेगा, सभी नागरिकों का नैतिक या भौतिक परित्याग से सुरक्षा करेगा। इस तरह से अनुच्छेद 39 में 6 प्रकार के अनुच्छेद समाहित हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायतों की स्थापना, अनुच्छेद 40 में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वह ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। यह गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। पंचायतों की स्थापना क्या है? गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। इसी तरह से अनुच्छेद 41 यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को काम, यानी कि काम पाने, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को काम उपलब्ध हो, ताकि उस काम से वह अपना पालन पोषण कर सकें। काम से जो उनकी आय हो, उस आय के द्वारा वह अपने जीविका का निर्वाह कर सके। राज्य सभी नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा। किसी वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सभी नागरिकों को सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा, जैसे गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए। जो दुर्बल वर्ग होगा समाज का, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उसको सहायता उपलब्ध कराए। जैसे कि हम देखते हैं कि गरीबों के लिए आवास की योजना, विकलांगों के लिए साइकिल की योजना, वृद्धावस्था में पेंशन की योजना, विधवावस्था में पेंशन की योजना, यह सब राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य गरीबों को या फिर दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये यह भेदभाव, इसको समानता का भेदभाव नहीं कहा जाएगा, यानी कि यह अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव नहीं कहा जा सकता है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत यह कहा गया है कि सभी स्त्रियों को प्रसूति की व्यवस्था करेगा, वो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। साथ ही चिकित्सीय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो स्त्रियां हैं उनको प्रसूति सहायता उपलब्ध कराए और गर्भावस्था के समय उनको निःशुल्क चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए।
समय समय पर टीकाकरण कराए। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस राज्य का यह कर्तव्य होता है कि बच्चों के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान करे, निःशुल्क चिकित्सा करे। ये समय समय पर हम देखते हैं कि बच्चों को भी टीकाकरण की व्यवस्था होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होती है, समय समय पर बच्चों को भी टीका लगाया जाता है। तो ये राज्य का कर्तव्य होता है, राज्य का दायित्व होता है, नैतिक दायित्व होता है कि राज्य उसको करती है। अनुच्छेद 43 में राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देगा, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देगा। इसमें हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य कुछ वर्गों को या अपने नागरिकों को छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहा है और उसको अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि ऋण दिया जा रहा है। राज्य के जैसे प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना, विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और ग्राम स्तर पे सामूहिक रूप से कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान आचार संहिता का प्रावधान है। समान आचार संहिता, राज्य समान आचार संहिता का प्रावधान करेगा, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हो सका है क्योंकि हमारा देश धर्म जाति के आधार पर बटा हुआ है। समान आचार संहिता का मतलब सबके लिए एक सा कानून बनाया जाएगा, चाहे वह हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक सा कानून बनाया जाएगा और उसी कानून के अधीन सभी धर्म के लोग आएंगे, लेकिन इसको अभी व्यवहार रूप में लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 45 ये कहता है, अनुच्छेद 45 में पूर्व में यह था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा, लेकिन 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 के इस प्रावधान को हटाकर अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है राज्य 6 वर्ष यानी कि 0 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 46 में आते हैं। अनुच्छेद 46 में उपबंधित है कि राज्य दुर्बल वर्गों जैसे एससी के लिए विशेष उपबंध बना सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है, एससी और एसटी के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 47 में मादक द्रव्य निषेध का वर्णन किया गया है। मादक द्रव्य निषेध, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि औषधि संबंधी पदार्थों को छोड़कर जितने भी मादक द्रव्य हैं सबका निषेध करेगा, जैसे कि शराब, गांजा, चरस, अफीम, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा और इसमें संलिप्त ऐसे व्यक्ति जो इसमें संलिप्त हैं, इनका व्यवहार करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनके विरुद्ध वह कठोर कार्रवाई करेगा, दंडात्मक कार्रवाई करेगा। द्रव्य निषेध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य वैज्ञानिक विधि से कृषि को विकसित करेगा। कृषि को यानी कि कृषि को विकसित करेगा कैसे? वैज्ञानिक विधि से कृषि को विकसित करेगा। साथ ही साथ पशुओं की सुरक्षा करेगा, जंगली पशुओं की रक्षा करेगा। गोवध निषेध का प्रावधान भी इस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि समय समय पर वह किसानों को उन्नतशील खेती के लिए प्रोत्साहित करे, उर्वरक, दवाओं इत्यादि, बीज इत्यादि उपलब्ध कराए और उनको वैज्ञानिक विधि से खेती के लिए प्रोत्साहित करे। जितने भी जंगली जानवर हैं सभी जानवरों की सुरक्षा का दायित्व भी राज्य के ऊपर निर्भर है। पशुवध निषेध जैसे गोवध है,
का निषेध भी राज्य का दायित्व है कि वह गोवध का निषेध करे, यानी कि गौ हत्या को प्रतिबंधित करे या मांस के व्यापार को, जो ऐसे पशु हैं जो कि निषिद्ध हैं, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार निषिद्ध हैं, उन पशुओं के मांस के व्यापार को रोके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। जो व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन व्यक्तियों के विरुद्ध वो कार्रवाई करे। अनुच्छेद 49 में यह वर्णित है, अनुच्छेद 49 में यह वर्णित है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्राचीन स्मारकों का संरक्षण करेगा, जैसे कि लाल किला हो गया, आगरे का ताजमहल हो गया, उदयपुर का हवा महल हो गया, जितने भी प्राचीन स्मारक है उस प्राचीन स्मारकों की रक्षा करने का कार्य भी यह राज्य का होगा। प्राचीन स्मारकों की रक्षा और संपत्ति की सुरक्षा, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा और ऐतिहासिक संपत्ति की सुरक्षा का कार्य किसका है? राज्य का है। अनुच्छेद 50। अब आते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान किया गया है और व्यवस्थापिका का पृथक्करण सुनिश्चित करेगा। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण सुनिश्चित करेगा। कहने का तात्पर्य है कि राज्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक्करण सुनिश्चित करेगा, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संचालन इस तरह से हो कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न बन जाए और व्यवस्थापिका कार्यपालिका न बन जाए। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? विधि बनाना है, यह केवल विधि बनाए। कार्यपालिका कार्य प्रशासन करना है, तो यह केवल प्रशासन करे। और व्यवस्थापिका द्वारा जो भी विधियां बनाई जाती है उसको लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। तो दोनों अपना अपना कार्य करें, दोनों का एक दूसरे में मिश्रण न हो। अनुच्छेद 51 जो है वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि विदेश से की गई संधियां, समझौते इत्यादि का पालन करे, अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करे, लोगों को अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रोत्साहित करे और सुरक्षा का संवर्धन करे, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वह संवर्धन करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 38 से लेके 51 तक हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि राज्यों को दायित्व सौंपे गए हैं, नैतिक दायित्व सौंपे गए हैं, वह उनको पूरा करें। अनुच्छेद 48 में संशोधन के द्वारा 48 का संशोधन किया गया, उसमें पर्यावरण को भी सम्मिलित कर दिया गया। इस तरह से यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह हमारे भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को एक अनोखी विशेषता कहा है। इसी तरह से केटी शाह कहते हैं कि यह नीति निर्देशक तत्व, यानी कि यह भारतीय संविधान में दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? यह एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। जैसे कि कोई चेक होता है वह बैंक की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जब चाहे तब भुगतान करे। इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्यों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्य इसको लागू करे या न करे। इसी तरह से हेयर का कहना है, हेयर ने इसको सिद्धांतों और आकांक्षाओं का घोषणा मात्र कहा है। हेयर का कहना है कि यह निर्देशक तत्व सरकार के सिद्धांतों और आकांक्षाओं का घोषणा मात्र है। नासरुद्दीन महोदय का कहना है कि यह नीति निर्देशक तत्व नए वर्ष का बधाई संदेश है। जैसे कि नए वर्ष में हम सभी लोगों को बधाई देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है।
हम केवल बधाई दे देते हैं, लोगों को सांत्वना दे देते हैं। तो इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व तो क्या है, यह नए वर्ष का बधाई संदेश। इस तरह से मैं आप लोगों को आज भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बतलाया। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।